नमस्कार। दिनांक 11 दिसंबर 21 पर आयोजित 3 काव्य पुस्तकों के लोकार्पण के कुछ अंश सुषमा मिश्रा द्वारा। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कृष्णधार मिश्र जी, आदरणीय ताऊ जी का आह्वान करता हूँ कि वे आए और आशीष वचन दें और इन किताबों पर अपनी वक्तव्य दें और बताएं। आदरणीय कृष्णधार मिश्र। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि कंदोड़ी आकाश में ले आया था इसीलिए कि आप ये न कह पाए कि मेरे पास कुछ है नहीं। जी जी, हमें मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं ले आया था एक प्रति कि इसमें से देख के आप एक दो रचनाएं जो भी अच्छी लगी वो सुनाएं। आइए। मंचस्थ कवित्रयी डॉक्टर सुरेश मिश्र, एडवोकेट विवेक शर्मा, सामने उपस्थित हमारे परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अभी तक जितने भी विमोचन कार्यक्रम देखे और जिनमें मैं गया, पहली बार 3 पुस्तकें एक साथ लोकार्पित हुई। यह एक बहुत पुण्य का क्षण है। आज का दिन शुभ दिन है। शाहजहांपुर ऐसे आयोजन जब तक करता रहता है, लेकिन आज 3 पुस्तकों का इकट्ठा लोकार्पण हम लोगों के सौभाग्य का दिन है। बहुत कुछ पुस्तकों के बारे में कहा जा चुका है, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। 2-3 बातें पहले मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस संदर्भ में फिर मैं कुछ कहूंगा उसमें बात जो विमर्श जो आपसे साझा करना चाहें उसका स्पष्टीकरण हो जाए। पहली बात तो यह है तो भी उसी तरह है जिस तरह कोई भक्त मंदिर में जाता है, पर कभी अपने पुष्प अपना नैवेद्य लेके मां सरस्वती के मंदिर के सामने खड़ा है। मेरी राय में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। कैसे कोई नाप सकता है कि कोई कभी बड़ा है कोई कभी छोटा। नंबर 2, यथार्थ। हर कवि यथार्थ ही लिखता है। हर कवि का यथार्थ अलग हो सकता है। अगर किसी का यथार्थ ऑफिस है तो किसी का यथार्थ किसी अपने प्रिय की बोल है, किसी अपने प्रिय का प्रेम है, तो किसी का यथार्थ ये पूरा समाज है जिसके लिए वो लिखता है। तीसरी बात, जब हम किसी भी रचना को, रचना हमेशा प्राकृतिक होती है। जो रचना लिखी जाती है, कोई कभी लिखता है, वो नहीं बिल्कुल प्राकृतिक है। जाने किन सदियों जाने किन जन्मों का उसको संस्कार मिला है, प्रकृति से मिला है, कोई एक्वायर्ड चीज नहीं है। ऐसी प्राकृतिक उत्पाद को, ऐसे प्राकृतिक संरचना पर जब हम अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मेरी राय में निश्चित कोई दुर्घटना हो सकती है। वो दुर्घटना कैसी हो सकती है? जाने किस मंतव्य, जाने किस मानसिकता, जाने किन संस्कारों के अंतर्गत कोई रचना लिख करता है। हमारे संस्कार, हमारी बैकग्राउंड, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा अलग हो सकती है। इसलिए जब हम अपने शब्दों का प्रयोग किसी भी अन्य की रचना पर करते हैं तो ये दुर्घटना संभव है और इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन एक ये सत्य भी है कि जब कोई रचना करता है
ठीक है, रचना हो गई। जब वो लिखता है तो निश्चित रूप से एक सेकंड ओपिनियन चाहता, अप्रूवल चाहता। इसी अप्रूवल का आज आयोजन है। मैं तीनों पुस्तकों से एक एक रचना पर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बात करेंगे, आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले ऑफिस। दीपक कंदक जी बड़े खिलंदड़ी स्वभाव के हैं। इनके स्वभाव में भी खिलंदड़ापन है और इनकी रचनाओं में भी। ये ऑफिस कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे आप कबड्डी खेलें और छुपा छुपी खेलें। ये ऐसे रचनाकार, बहुत सरल, एकदम मास। ये मास के कवि, क्लास के नहीं, मासेस प्रभावित करते। जो देखा लिख दिया, ये इनका अनुभव है। महेंद्रपाल सिंह ने जो गीत में लिखा वो उनका अनुभव है, वो उनका यथार्थ है। इसने रमाशंकर साहब ने जो लिखा वो उनका था। वो गजल क्या था में लिखा, ये गीत में लिखा, ये अतोकांत और गजल और दोहे में भी लिखा। इसमें दोहे भी लिखे इन्होंने। वैसे मैंने पहले भी इनसे कहा था कि भाई इतनी खतरनाक बात मत करें। इन्होंने जो साइकिल इनको दहेज में मिली, उस साइकिल और अपनी पत्नी को साथ साथ कंपेयर कर दिया, रख दिया साथ साथ। मैं कहता हूं भैया जरा उसका ख्याल रखते, कम से कम एकदम साथ साथ न रखते। लिखते हैं आज के इस दौर में इतना साथ निभाने वाली एक मेरी पत्नी और दूसरी मेरी साइकिल ही है। भाई साइकिल से पत्नी को अलग रखो, उसको पता नहीं कि आपने क्या लिखा है। और आपके खिलंदड़ीपन की वजह से आपको माफी मिल भी सकती है, लेकिन फिर ये अपना परिचय दे रहे हैं। अफेयर्स चल रहे थे अब तक मेरे किसी से, हालात से घबराकर कर ली उसने शादी। प्रिय की मांग में जब देखा था मैंने सिंदूर, चिंगाड़ के मैं रोया साइलेंसर लगा के। भैया ये प्रविधि हमें ही बताओ, क्योंकि कभी हमें नहीं बता सकती। साइलेंसर लगा के सामने रोए हैं। देखिए दूसरी रचना इनकी है 2 अक्टूबर। एक शब्द शांति लिया इन्होंने, उसके प्रति भ्रम पैदा करके इन्होंने कहा अच्छा प्रभाव। इनकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देर से क्यों आते हो, तो कहते हैं कि वो हमारे अधिकारी देर तक बैठने के कारण। तो बोले क्या उनकी पत्नी नहीं है? कि बोला उनकी पत्नी नहीं है, वो शांति के साथ जाके सो जाते हैं। तो उसे शक हुआ होगा निश्चित रूप से। फिर बोले उनका काम शांति से शांतिपूर्वक चल जाता है। फिर कहते हैं कहीं तुम्हारा भी तो शांति के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, तुम भी अपने लिए एक शांति का इंतजाम कर लो। तब इन्होंने राज खोला। अरे भाई हमारे अधिकारी के चपरासी का नाम शांति स्वरूप है, प्यार से वो शांति कहते हैं। तब ये छुट्टी पाए बेचारे, नहीं तो परेशानी में जाते। लेकिन इसका इन्होंने निष्कर्ष दिया है वो बड़ा प्रभावी है और मीनिंगफुल है। हर शांति के अंदर छुपा हुआ एक बम होता है, जिसका असर साहब के बंगले और ऑफिस से होता हुआ कर्मचारियों के घर तक जाता है। ये निष्कर्ष है। मैं ये महसूस करता हूं कि जो भी इन्होंने लिखा उससे एक निष्कर्ष गंभीर भी निकलता है। वो गंभीर निष्कर्ष ये है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी, हमारे रमाशंकर साहब बैठे हैं और ये उस हायरार्की के बड़े स्तंभ रहे हैं। भारतीय ब्यूरोक्रेसी डिक्टेटरशिप और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई परंपरा के सामंतवादी हैं। वो लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स को टेंशन में रख के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जबकि ये तरीका पूरे विश्व में, किसी भी सभ्य विश्व में ये तरीका नहीं चलता। सबऑर्डिनेट्स को जितना आप इजीएस्ट लाइफ देंगे
उतना ही वो अधिक कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ये बात हमारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मालूम, और इसलिए वो लगातार एक वातावरण बनाते हैं जिसमें उनके सबऑर्डिनेट टेंशन में रहें, और लगातार वो एक रुआब वाली बात, ये नितांत घटिया और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश के लिए एक घातक बात है। इन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़े भोले दोहे हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि समय बहुत हो गया है। मैं अब दूसरी पुस्तक लेता हूं। रमाशंकर साहब की पुस्तक है, अनुभूतियों को लिखता हूं। देखिए, ये है गजल के एक सिद्धांताक्षर है और बहुत बड़े कैनवस पे लिखा है इन्होंने। पहली कुछ गजलें इनकी भक्ति भाव से प्रेरित हैं, उसके बाद कुछ सूफी मत से, और उसके बाद पूरी दुनिया इन्होंने गजलों में समेटी है। एक बात बहुत अच्छी लगी, कई गजलें इतनी शुद्ध हिंदी में हैं जिसकी कल्पना गजल लिखने वाला कर नहीं सकता। इतनी शुद्ध हिंदी की गजल मैंने कहीं नहीं पढ़ी। बावन नंबर की आपकी एक गजल है, लेकिन वो गीत से ज्यादा अधिक प्रभावी और सुंदर है। मैं इसको पढ़ देता हूं। कोयल पर है। कोयल एक ऐसा पक्षी है, संभवतः इस पर हिंदी में 1000 गीत होंगे, और इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर है। तरस गए सुनने को तेरा गान कोयलिया, तेरे बिन यह दुनिया है वीरान कोयलिया। कहीं कोई अमराई ढूंढ रहे जंगल में, नहीं हो रही अलग अलग पहचान कोयलिया। जिन्हें ललक है सुनने की ऋतु ताने तेरी, उनको तरसाने की ली क्यों ठान कोयलिया। चमन चमन में मन में रंग पलाशी मचले, जरा छेड़ ऐसे में अनहद नाद कोयलिया। अंतिम है, अरे यहाँ अपने मधुरिम गीत अमृत का, जरा तनिक इस प्यासे को करा, तनिक इस प्यासे को रसपान कोयलिया। कोयलिया पर बहुत सुंदर रचना है, गजल शैली में है, लेकिन गीत का पूरा आनंद है इसमें, पूरा। अपने महेंद्र पाल सिंह जी, इनके बारे में मेरे मस्तिष्क में 2 पंक्तियां आई हैं। मुझसे अनजाने में ये काम भी हो सकता है, मेरे गीतों में कुछ इल्हाम भी हो सकता है। मैं अधिक नहीं, इनका सिर्फ एक गीत आप लोगों को ससुर सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे विवेक शर्मा जी का एक आग्रह भी था कि एक साहब आज्ञा सहित स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी है तुम्हें। स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी है तुम्हें। देखिए किस तरह बिंब कितने बनता है। एक पत्थर संवर कर शिवाला हुआ, आदमी इस तरह से उजाला हुआ। दीप की ले शिखा नाम ऐसे लिखा, हर किरण प्रात बढ़ने लगी है तुम्हें। स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी है तुम्हें। अगला बंद है,
श्वास ने प्रीति पल जब हृदय से जिए, श्वास ने प्रीति पल जब हृदय से जिए, गुनगुनाने लगे उम्र के हाशिए, प्यार की पाखुरी दे गई बांसुरी, हर कलम गीत कहने लगी है तुम्हें, स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी है तुम्हें। देखिए कितना सुंदर बिंब है इन 4 पंक्तियों में। ये तुम्हारे सपन व्योमगत हो गए, दूर जाकर हंसे तो नखत हो गए, रात को यूं छुआ चांद पागल हुआ, चांदनी पत्र लिखने लगी है तुम्हें, स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी है तुम्हें। अंतिम छंद है। शब्द के भाव का एक आकाश है, अर्थ आकाश गंगा बहुत पास है, गीत के गांव में भाव के छाँव में, कल्पना पंख बुनने लगी है तुम्हें, स्नेह सरी में पले प्राण पंकज खिले, सृष्टि सूरज समझने लगी। धन्यवाद। एक गीत आपका सुमन की चाह में क्या पूरी वाटिका विराम कर, एक गीत आपका भी मन कर अब हो गया। अरे नहीं इतने हल्के में दादा कोई उन्हें छोड़ा नहीं है, विवेक ने किताब इसीलिए दे दी, अब बहाना नहीं चलेगा। एक सुमन की चाह में क्या पूरी वाटिका विराम। दादा जिसके लिए हम लोग आज दादा उसमें वो वाला सुनो जी वही। एक सुमन की चाह में क्या पूरी वाटिका विराम कर दूं। कह रहे हैं तो कोशिश करता हूं। असल में चलिए अच्छा दादा जितना याद है उतना सुना दीजिए, उम्र के हिसाब से कंसेशन पहचान लिया आपने। धन्यवाद मेरी सहायता करने का। जिंदगी इतनी नहीं सस्ती केवल, जिंदगी इतनी नहीं सस्ती कि केवल एक तुम पर ही उसे कुर्बान कर दूं। प्यार के अधिकार को मैं मानता हूँ, रूप के तेवर सभी पहचानता हूँ, दर्द को भोगा बहुत है सच कहूँ तो, दर्द को गहराइयों तक जानता हूँ, दर्द तो है शूल की सच्ची कहानी, पुष्प जैसे गंध की हंसती जवानी, गंध हो या शूल सबको चाहता हूँ, है सभी के साथ मर्यादा निभानी, एक सुमन की चाह में बोलो भला क्यों, एक पूरी वाटिका वीरान कर दूं। जिंदगी इतनी नहीं सस्ती कि केवल एक तुम पर ही उसे कुर्बान कर दूं। इस हृदय में खिल रहे मधुवन हजारों, इस धरा पर स्नेह के बंधन हजारों, क्यों तुम्हारा एक आमंत्रण सुनूं क्यों, जब नियति के प्राप्त अभिनंदन हजारों। गीत आहत हो गए सुन आह मेरी, रागिनी को असहे एक कराह मेरी।
एक आमंत्रण तुम्हारा ही सुनूं क्यों, जब नियत से प्राप्त अभिनंदन हजारों। मैं नहीं ये चाहता खुद को जलाकर, स्नेह का नंदन भवन शमशान कर दूं। प्यार आशाओं भरे मन का उजाला, प्यार आशाहीन राही क्या शिवाला। प्यार में डूबे मिला अमृत उनको, प्यार ने ही मृत्यु भय मन से निकाला। प्यार है आकाश का विस्तार निर्मल, प्यार झरती चांदनी का हास निश्चल। प्यार में डूबे मिला अमृत उनको, प्यार से ही इस धरा पर व्याप्त हलचल। प्यार जो अमृत पिलाता ही रहा है, क्यों उसे अपने लिए विषपान कर दूं। जिंदगी इतनी नहीं सस्ती कि केवल एक तुम पर ही उसे कुर्बान कर दूं। अंतिम है। प्यास भी बस एक सीमा पर पहुंचकर, तृप्ति भी बस एक सीमा पर पहुंचकर, प्यास का आभास बन जाती स्वयं ही। जब यहाँ मौसम बदलता रंग अपना, गर्म लू बातास बन जाती स्वयं ही। इस हृदय में तृप्ति है तो प्यास भी है कभी क्रंदन कभी तो हास भी है। इस धरा की सप्तवर्णी चूनरी पर है लिखा पतझार तो मधुमास भी है। किंतु बस मधुमास की खातिर कहो तो शेष सब का किस तरह अपमान कर दूं। जिंदगी इतनी नहीं सस्ती कि केवल एक तुम पर ही उसे कुर्बान कर दूं। बहुत अच्छा।